नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध्य के संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मौर्य जो राज्य है, साम्राज्य है, उसकी अगली कड़ी में हम बात करेंगे बिंदुसार की, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और चंद्रगुप्त पिता की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त, और माता जो थी वो थी दुर्धरा। ठीक है, ये अपने 298 ईस्वी में सलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं, कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और बिंदुसार को अपना के पक्ष में अपना राज्य त्याग देकर उनको राजा बनाकर चले जाते हैं। इधर बिंदुसार राजा बनता है और इनका नाम था बिंदुसार। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इनका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। होता क्या है कि पहले ऋषिकन्याएं होती थी और वो काट लेने पर व्यक्ति मर जाता था, इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य जो था इनके गुरु, वो इनको धीमा जहर दिया जाता था, स्लो पॉइजन दिया जाता था, दूध में मिलाकर या किसी खाने में मिलाकर, ताकि इनसे लड़ने की इनमें क्षमता हो, ये मरे नहीं राजा। एक दिन इनकी माँ जो थी वो गर्भवती थी और भूलवश जो था चंद्रगुप्त का जो दूध था वो कौन पी गई? दुर्धरा पी गई। ये गर्भवती थी, पेट में बच्चा था और वो बच्चा यही था। पेट को चीरकर बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन दुर्धरा जो थी वो मर गई थी। जब ये जन्म लिया था तो इसके मस्तक पर बिंदु थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ा बिंदुसार। पहली बात तो ये। अब इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा मर जाती है, लेकिन बिंदुसार का जो प्रथम दिनों में सलाहकार या पीएम रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, वो चाणक्य रहता है। ये चाणक्य से नाराज भी रहते हैं और इसके बाद में राधा गुप्त बन जाते हैं। तो ये अगर आ जाए परीक्षा में तो कौन थे? तो राधा गुप्त होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि राजा बनने के बाद में ये क्या करते हैं। इनका नाम बिंदुसार इस प्रकार पड़ा था। सबसे पहले हम बात करेंगे के बिंदुसार के अन्य नाम। तो सबसे पहले पुराणों में जो है नाम, पुराणों जो है अपनी पुराण है उनमें इनके दो नाम मिलते हैं, भद्रसार एवं बारिसार। पुराणों में हमें क्या नाम मिलते हैं? भद्रसार और बारिसार। अन्य पुराणों में हमें नाम मिलता है क्या? बारिसार। और वायु पुराण जो है उसमें हमें नाम मिलता है भद्रसार। फिर बात करते हैं पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें इनका नाम मिलता है अमित्र घात। देखो लिखा हुआ अमित्र घात। फिर कन्नड़ जैन ग्रंथ राजबली कथा में नाम मिलता है इनका सिंहसेन। यूनानी जो लेखक है वो इनको कहते हैं अमित्रोकेडीज। अमित्रोकेडीज। ठीक है। अब सारनाथ का एक अभिलेख है, उसमें इनका नाम मिलता है बिंदुसार।
ठीक है। सांची का एक अभिलेख है जिसमें इनका नाम मिलता है आपका बिंदुसार, ठीक है। ये तो थे इसके नाम। फिर एक बात और आती है कि ये प्रथम सिजेरियन शासक थे। सिजेरियन जानते हो ना? मध्यकाल की अगर बात आती है तो मध्यकाल का प्रथम शासक था आपका सिजेरियन इब्राहिम लोदी। ये यूनान का एक राजा होता है सीजर, जो सिजेरियन पद्धति से हुआ था। इसके कारण सबसे पहले हुआ था, इस कारण इस पद्धति का नाम जो था वो क्या पड़ गया? सिजेरियन पद्धति। भारत का प्रथम या प्राचीन भारत का प्रथम शासक था आपका बिंदुसार, और मध्यकाल का प्रथम या भारतीय इतिहास का द्वितीय शासक था इब्राहिम लोदी। यूनान के सीजर राजा से इस पद्धति का नाम सीजर पड़ा। ये थे नाम। अब हम बात करते हैं तिब्बत के एक इतिहासकार में है लामा तारानाथ। तारानाथ ये कहते हैं कि ये महान शासक था और तिब्बत के एक शासक हैं, तिब्बत के इतिहासकार ये हैं, तिब्बत के तारानाथ। ये कहते हैं कि बिंदुसार महान शासक थे। उन्होंने कौटिल्य की सहायता से कौटिल्य की सहायता से 16 प्रदेशों पर विजय पाई। 16 प्रदेशों को अंडरलाइन कर देना। विजय पाई और अपनी विजय का पताका एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक लहराया। तारानाथ ये कहते हैं कि बिंदुसार जो था वो महान शासक था और इसके अलावा 16 प्रदेशों को अंडरलाइन कर देना पाई और एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अपना विजय का पताका फहराया। अब एक बात और आती है दिव्यदान में। दिव्यदान में ये कहा गया है कि इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोही, तक्षशिला का जो गवर्नर था या प्रांतपति था वो था सुशील। अशोक का पूछते हैं तो अशोक उस समय उज्जैन या अवंती का था गवर्नर। तक्षशिला सुशील और उज्जैन का अशोक, 2 विद्रोह होते हैं और यहाँ का गवर्नर होता है सुशील। दबा नहीं पाता है आंदोलन को, तो अशोक को भेजते हैं वहां पर और अशोक इसको दबाने में सफल रहता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अशोक ने खस और नेपाल में भी अराजकता थी, उसको भी शांत किया था। इसके अलावा अशोक की एक विजय का उल्लेख मिलता है स्वास देश में, कि स्वास देश में एक अशोक ने अपनी विजय का पताका फहराया था। यह विजय का उल्लेख मिलता है। ये बात किसमें मिलती है? हमें दिव्यदान में मिलती है। ठीक है।
ये थी मुख्य मुख्य बातें। अब इसकी बात करते हैं बिंदुसार के जो वैदेशिक संबंध थे। देखो वैदेशिक संबंधों की बात करते हैं तो आपका चंद्रगुप्त के समय भी यूनान से या अन्य देशों से इनके वैवाहिक जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे और इस समय भी बहुत अच्छे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत और यूनान के संबंधों में स्ट्रेबो ये कहता है कि सीरिया का शासक एंटियोकस सीरिया का शासक होता है। सीरिया का शासक होता है एंटियोकस ने डाइमेकस को, ये डाइमेकस को अंडरलाइन कर देना, डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। नंबर 2, प्लिनी ये कहता है कि टोलमी द्वितीय, ये ध्यान में रखना, डाइमेकस जो था ये मेगास्थनीज के बाद आने वाला दूसरा राजदूत होता है। पहला कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की हमने चर्चा कर ली थी। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। बिंदुसार के समय आने वाला था डाइमेकस और मेगास्थनीज के बाद आने वाला दूसरा राजदूत था। फिर प्लिनी कहता है कि टोलमी द्वितीय ने एक व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजता है, डाइनो, उसका नाम होता है डाइनोसिस। ये दोनों ध्यान में रखना, दो ही राजदूत आते हैं, राजदूत भेजता है। कौन भेजता है? टोलमी द्वितीय। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, और व्यक्ति का नाम है डाइनोसिस। तीसरी बात, प्रमुख बात, बिंदुसार जो है वो एंटियोकस को एक पत्र लिखता है। एंटियोकस को पत्र लिखता है। पत्र में 3 चीजें मंगवाता है। पहला मंगवाता है अंगूरी शराब। शराब के साथ हमें क्या चाहिए? नमकीन चाहिए, तो सूखी अंजीर मंगाता है। जब नशा हो जाता है तो एक बार अपनी हाँ में हाँ, है ना, मारवाड़ी पे ना हुंकारो करवानी चाहिए। तो एक सोफिस्ट, दार्शनिक, 3 चीजों के लिए पत्र लिखता है। एंटियोकस 1 और 2 ये दोनों चीजें तो भेज देता है, ये नहीं भेजता है सोफिस्ट। ये इसलिए नहीं भेजता, वो कहता है कि हमारे संविधान में नहीं है, विमाता करवान मानवीय एक जरूर चाहिए ज्ञानवान, तो हमारे देश में कम हो जाएंगे दार्शनिक या सोफिस्ट या जो बुद्धिमानी व्यक्ति है वो। तो 2 चीजें भेज देता है, एक चीज नहीं भेजता है, दार्शनिकों को नहीं भेजता है। ये मुख्य इसकी वैदेशिक संबंधों की बात आती है। तो भारत और यूनान में स्ट्रेबो सीरिया के शासक डाइमेकस को भेजते हैं। मेगास्थनीज के बाद आने वाला दूसरा राजदूत होता है। प्लिनी ये कहता है कि टोलमी द्वितीय डाइनोसिस राजदूत को भेजता है। बिंदुसार एंटियोकस को एक लेटर लिखता है और कहता है कि हमें 3 चीज चाहिए, 2 चीजें भेज दी जाती है, एक चीज नहीं भेजी जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये धर्म बिंदुसार किस धर्म का था। तो ये बात मैं पहले पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि पिता, पुत्र और पौत्र तीनों अलग अलग धर्म के थे। पिता जो था वो पिता चंद्रगुप्त था, वो था जैन, और आपका बिंदुसार जो था
वो था आजीवक। ये ध्यान में रखना, कुछ किताबों में हमें मिलता है कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का था, इसलिए मिलता है कि इसने एक बार अपनी पत्नी के कहने पर 60,000 ब्राह्मणों को दान किया था या भोज करवाया था, भोजन आदि करवाया था। इसलिए कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा कि ब्राह्मण धर्म का था, ये आजीवक धर्म का था। और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का था। अब आजीवक की बात आते हैं तो इनके दरबार में एक जनसोन, अंडरलाइन कर लेना भाई, जनसोन नामक आजीवक रहता था, जो अशोक की मां जो थी, इसकी पत्नी थी सुभद्रांगी, उसका कुल गुरु था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जनसोन नाम का कि सुभद्रा जी का जो कुल गुरु था वो कौन था और किस धर्म का था, तो आजीवक धर्म का था और आपका नाम था जनसान। ठीक है। इसके अलावा इसके दरबार में एक व्यक्ति और रहता था, पिंगलवत्स मुनि। पिंगलवत्स मुनि ये भी आजीवक था और इसने भविष्यवाणी की थी अशोक के बारे में कि पुत्र होगा और वह राजा बनेगा, कि अब आपके पुत्र होगा और जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी करने वाले थे आपके पिंगलवत्स मुनि। और जनसान जो थे वो आजीवक धर्म के थे और जो इनकी पत्नी है सुभद्रांगी, है ना, उनके कुल गुरु थे। इसके बाद बात आती है कि इसका जो प्रशासन था उस समय का सबसे बड़ा प्रशासन था किसका, बिंदुसार का। तो बिंदुसार का जो प्रशासन था जिसमें एक मंत्री परिषद थी, इस मंत्री परिषद में 500 सदस्यीय मंत्री परिषद थी। 500 सदस्यीय मंत्री परिषद थी और जिसका अध्यक्ष जो था वो कहलाता था खल्लाटक। और खल्लाटक जो था वो था राधागुप्त। ये इंपोर्टेंट ध्यान में रखना। उस समय की सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी जो कि 500 सदस्यों की थी और कहलाती थी क्या, आपकी खल्लाटक कहलाती थी। और अशोक के समय इसका प्रधानमंत्री जो था ना वो यही था, अशोक के समय भी यही था। अशोक के समय भी प्रधानमंत्री जो था, पीएम जो था वो राधागुप्त था। और इसके समय भी, क्योंकि इसके शुरू के समय में कौटिल्य थे और कौटिल्य से ये कहा जाता है कि थोड़े नाराज थे, इसलिए क्योंकि उसकी मां ने जो जहर पी लिया था अपने इसके पिता का और वो उनकी मृत्यु हो गई। कौटिल्य इनको बचा नहीं पाए थे और उसके बाद में बनते हैं आपके राधागुप्त। इसको क्या कहा जाता था, खल्लाटक कहा जाता था। मंत्री परिषद को कितने सदस्य थे, 500 सदस्य थे और अशोक के समय भी यही थे और नाम क्या था, राधागुप्त। ठीक है। अब हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनके परिवार की। लास्ट लाइन में है तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें पता चलता है कि इनके 16 पत्नियां थी, कमी थी भाई, है ना। 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे, जिनमें 3 पुत्र जो थे सबसे बड़ा जो था वो था सुमन,
दूसरा नाम मिलता है इनका सुशील। इसके बाद में था अशोक, जो बाद में राजा बनता अपने भाइयों की 99 भाइयों की हत्या करके। और सबसे छोटा था तिष्य। बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलती है कि बिंदुसार के 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे। कई किताबों में आपको 100 पुत्र मिलेंगे। भाई गिनने तो मैं भी नहीं गया था, लेकिन अपने इतिहास में आसपास रहता है। तो 101 ज़्यादातर मैंने 3 किताबों में देखा है, तो वहाँ पे 101 ही था। 100 हालांकि परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा, इन तीनों में से जरूर पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा था। तो सबसे जो बड़ा था वो था सुमन, उसके बाद में था अशोक, और सबसे छोटा जो था वो तिष्य था। ये पूछ सकते हैं, इनके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये था साहब आपका चंद्रगुप्त के बाद में उसके पुत्र बिंदुसार का वर्णन। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे अशोक महान, द ग्रेट अशोक महान, जिसने धम्म नीति, युद्ध नीति को, भेरी घोष को या युद्ध नीति को त्याग कर धम्म घोष अपना लिया गया था। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।